हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है और आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, न पसंद आए तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक करना तो बनता है। पहला टॉपिक है मिश्रित। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें बाजार के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, गांव के निर्माण के भी बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बारे में भी पढ़ते हैं, बहुत चीजें पढ़ते हैं। इसमें औद्योगिक विकास भी हम लोग कर लेते हैं और जनसंख्या का अधिक दबाव के कारण बेरोजगारी भी खत्म करते हैं। तो ये जो हम लोग का अर्थव्यवस्था है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें सभी चीजों का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए आय में असमानता। हमारे जो भारत की दूसरी बहुत ही बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है आय में असमानता। यानी कि हमारे जो देश में अदरवाइज सेक्टर में, जैसे कि कोई भी आदमी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसकी सैलरी 50,000 60,000 रुपये पर मंथ है। जो गांव में रहता है उसकी सैलरी 3,000 4,000 रुपये पर मंथ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे देश में आय की असमानता बहुत बड़ी पाई जाती है। यानी कि अमीर व्यक्ति बहुत अमीर है और गरीब व्यक्ति बहुत गरीब हो जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। निम्न प्रति व्यक्ति आय। हमारे भारत में 60% लोगों की आय बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। $1,769 हमारे इंडियन जो जिसकी जीडीपी थी उस समय 2011 के अनुरूप। ये तो काटना पड़ेगा, इतना क्रॉप कर दिया जाएगा। निम्न प्रति व्यक्ति आय हमारी भारत की तीसरी बहुत ही बड़ी विशेषता है निम्न प्रति व्यक्ति आय। हमारे देश की जो जीडीपी है वो बहुत कम है, क्योंकि जब हमारे देश की जीडीपी $1,760 प्रति व्यक्ति थी तो अमेरिका में 49,400 कुछ डॉलर प्रति व्यक्ति आय थी। अब आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा है, 30-40 गुना ज्यादा है उन सब का हम लोग के हिसाब से जीडीपी। तो अब जाहिर सी बात है जीडीपी जब ज्यादा है तो उसका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। जीडीपी कम है तो यानी कि यहाँ पे निर्धनता बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लोग गरीब हैं। वास्तविक बात यह है कि हमारे भारत देश में कई लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिनकी आमदनी यानी जिनका इनकम इतना कम है कि वो उससे अपना पालन पोषण भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे देश की वास्तविक सच्चाई है। कृषि पर निर्भरता ये एक बहुत ही बड़ी विशेषता है हमारे देश की। हमारे देश के 60 से 70% लोग कृषि पे ही निर्भर करते हैं। और कृषि तो आप लोग जानते हैं सीजनल होता है। 6 महीने में एक बार धान बोया जाएगा, 6 महीने में एक बार गेहूं। और गन्ना बोए तो जय सिया राम साल में एक ही बार होता है। तो इसमें तो बहुत बड़ी व्यापक बेरोजगारी होती है। ये लोग रोजगार में रहते हैं लेकिन सीजनल रोजगार में रहते हैं। क्या होता है इनके साथ, जब कोई भी वर्क आता है तो ये लोग काम करते हैं, लेकिन अब खेती बाड़ी तो साल भर तो होता नहीं है, सीजन वाइज होता है। तो ये लोग उस समय करते हैं, बाकी टाइम आराम फरमाते हैं क्योंकि जॉब इनके पास नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, कृषि का जो इकोनॉमिक स्तर है मात्र 13%। यानी कृषि जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये पूरे विश्व में विख्यात है कि भारत का एक लोगो लगता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। बट इसका जीडीपी में मात्र 13% ही हिस्सा है, बाकी सब इंडस्ट्रियां लेके जाती हैं। तो लेकिन देखने वाली बात यह है कि जितनी भी भारत में इंडस्ट्री चलती है 70 से 80% या 85%, मान लीजिए 90% इकोनॉमिक जो होता है यानी उसका जो आय का स्रोत है, नहीं कच्चा माल जो है यानी मटेरियल, वो कृषि से ही निकलता है। जैसे कि अब हमारे लोकल एरिया में शुगर मिल में अगर चीनी बनाना है तो गन्ना तो जाना ही पड़ेगा, गन्ना जाएगा तभी वहां पे चीनी बनेगा। कपास की खेती हो गया, कपड़े के लिए आप लोग रुई देख लीजिए, ये सारी चीजें खेतों में ही उपलब्ध होती हैं। अब आलू देख लीजिए, ये भी खेत में ही उपलब्ध होता है। ये आपकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ पे इतना अनाज नहीं उगता है कि भारत की जनसंख्या एक साल तक खा सके। अब आ जाते हैं असंतुलित आर्थिक विकास। यानी हमारे देश की जो विकास प्रणाली है वो संतुलित नहीं, असंतुलित है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल पे सरकारें बदलती हैं और वो पिछली
सरकार की बनाई हुई अच्छी पॉलिसी को रोक करके अपनी पॉलिसी को लॉन्च करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के शुरुआत यानी अच्छे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए यानी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए जो वित्तीय वर्ष यानी पिछले जो 5 साल थे उनमें जो एक रेशियो रखा गया कि इतना % पैसा हम उस पर व्यय करेंगे, तो सारी बंद कर दी जाती है, नए सिरे से चालू की जाती है। तो जिसके कारण इसमें किसी सेक्टर का बहुत कम विकास होता है, किसी सेक्टर का बहुत अधिक विकास होता है। जैसे पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्रियल जो हमारे सेक्टर है उनका थोड़ा सा कम विकास हुआ है, लेकिन अब इन प्रेजेंट टाइम में उसका विकास पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही है। तो यही है असंतुलित आर्थिक विकास। अब मोटा मोटी बात यह है कि किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा एक नंबर पे होनी चाहिए, यानी कि जो रोड है वो नेशनल हाईवे टाइप रहेगा तभी उसका काम चल पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में कंपनी खोला है तो वहां पे जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्री वहीं खोलेगा। अब चीनी उद्योग गांव में खुलेंगे, शहर में थोड़ी ना खुलेंगे। तो वहां से मान लीजिए चीनी अगर जाना है तो क्या करेगा, रोड अच्छा रहेगा तो वहां पे जाएगा। और सेकंड सबसे बड़ी चीज आती है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट, यही 2 चीज ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया को अच्छा बनाते हैं। लेकिन इस पे अब ध्यान दिया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो जिसमें देखा जाए असंतुलित आर्थिक विकास इसी को कहते हैं। अब दूसरा चीज आ जाते हैं पूंजी की कमी। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत कम है हमारे भारत में। बहुत अभी तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे भारत देश में कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने खाने भर का ही नहीं इनकम स्रोत है उनका, तो क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। इनकम अगर लोगों के पास बचेगा, यानी कि मान लीजिए रोटी कपड़ा और मकान, इसके साथ एजुकेशन है, मान लीजिए अब इससे कुछ बचेगा तब तो वो अपने इंडस्ट्रियल एरिया में लगाएंगे और यहाँ पे पूंजी का निर्माण होगा। तो पूंजी का निर्माण होगा तो वो कोई स्रोत यानी कोई अदरवाइज बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो इनकम बढ़ेगा तो देश की जीडीपी भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे इसकी कमी है जिसके वजह से जीडीपी स्तर बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग जीवन निर्वाह का निम्न स्तर। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीवन निर्वाह का निम्न स्तर से ये मतलब ताल्लुक है कि पिछले हमने आपको बताया था कि बहुत से लोग हैं जो कि अपने खाने भर का भी नहीं कमा पाते हैं। तो इससे ये है यानी जीवन निर्वाह का निम्न स्तर का अर्थ ये हुआ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन यापन यानी खाने पीने, रोटी कपड़ा और मकान और एजुकेशन, अब तो ये भी आ गया, शिक्षा, ये सब आ गया। तो इसमें देखिए वो इस लेवल से भी डाउन है, यानी वो अपने महत्वपूर्ण जो आपूर्तियां होती हैं जीवन यापन करने के लिए वो उससे भी डाउन है, वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। ये हमारी 7वीं हमारे देश की भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। की आदत मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण सेक्टर में यानी कृषि पे जो निर्भर हैं, वो लोग किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। उनके पास वो इस सेक्टर में बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि जो काम 10 लोग मिल करके 10 दिन में नहीं कर सकते हैं वो मशीनरी के द्वारा यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके 1 दिन में किया जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी का अर्थ ये है कि इस पेन को बनाने में भी एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। पहले इसकी बॉडी बनाने के लिए अलग मशीन होगी, फिर से इसका नीब बनाया गया होगा और अदरवाइज सेक्टर में इसका प्रोड्यूस हुआ होगा। तो ये एक मशीन है। अगर इसको आदमी हाथ से बनाना चाहे तो मेरे हिसाब से एक आदमी 10 पेन से ज्यादा 1 दिन में नहीं बना सकता है, वो भी अगर इसका अदरवाइज सामान मिले तो। अब ये पूरा ढांचा अगर क्रिएट करना हो तो 1 दिन में 1 पेन बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन वही अगर हम लोग मशीन का यूज करें तो 1 दिन में लाखों करोड़ों प्रोडक्शन इस पेन का हो सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी में हमारा देश बहुत ही पीछे है, खास तौर पे कृषि सेक्टर और ज्यादा पीछे है। तो ये हमारी 8वीं सबसे बड़ी विशेषता है। अब आ जाइए व्यापक निर्भरता। हमारे देश में बहुत निर्धनता है, बहुत ही व्यापक निर्धनता है। ये आपको जनरली देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ भिखारी बहुमूल्य पाए जाते हैं। वो बहुमूल्य भिखारी पाए जाते हैं, हर गली में हर चौराहे पे आपको मिलेंगे, हर स्टेशन पे मिलेंगे, हर पब्लिक प्लेस पे आपको भिखारी यानी भीख मांगने वाले मिलते हैं। उसी को व्यापक निर्धनता कहा जाता है। जिनके पास कोई भी चारा ना हो, न ही कोई रोजगार हो, न ही कोई इनकम के सोर्स हो, उन्हें वो काम करना पड़े जो वो काम नहीं करना चाहते हैं। जैसे चोरी हो गया, ये अदरवाइज सेक्टर में हो गया। चोरी तो कोई करना चाहता नहीं है, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, इनकम नहीं जॉब मिल रहा है, तो आदमी करेगा क्या करेगा।
खाना तो है, रहना तो है, कपड़ा तो चाहिए ही, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, तो ये सब व्यापक निर्धनता में आपके आते हैं। हमारे देश में निर्धनता बहुत ज्यादा है। जब भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जीडीपी जब 1700 कुछ हमारे यहाँ थी प्रति व्यक्ति आय, तो 49,000 यानी नियर अबाउट 50,000 के आसपास अमेरिका में थी। यानी कि अगर इससे आप लोग देख सकते हैं तो 30 गुना ज्यादा वहाँ के लोगों की आय है हमारे देश में। तो ये है व्यापक निर्धनता, यानी उसके अकॉर्डिंग हम लोग 30 गुना गरीब हैं। गरीब का अर्थ ये है कि अभी 1% जो जीडीपी है, यानी जीडीपी का 30% से लेकर 40% तक 1% लोगों के हाथ में है। यानी पूरे भारत के 1% लोग, बाकी 30 से 40% जीडीपी के मालिक हैं, यानी उनका इनकम है 30 से 40%। और उसके बाद से आप लोग मीडियम क्वालिटी में आ जाइए तो पता चलता है 20% लोग फिर से 20-25% के मालिक हैं, और बचता है 10-15-35%। 35% में 70% के आसपास लोग जो हैं वो मात्र 30% जीडीपी में है। अब उसमें भी 70% में किसी का इनकम सोर्स बहुत हाई है, किसी का लो है, किसी का लो है, किसी का इतना लो है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये हो गया व्यापक निर्भरता। और ये औद्योगिक का निम्न स्तर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, औद्योगिक का निम्न स्तर। यानी कि हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनका स्तर बहुत ही निम्न है। यानी कि वह जिस काम को जितना बढ़िया कर सकते थे वो उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी इस टेक्नोलॉजी, औद्योगिक का निम्न स्तर होने में बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था, रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ रोड की भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कोई भी रोड ऐसा है जो कि सही है। हाँ, अब हो रहा है लेकिन पहले कबाड़ था। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारे देश की। और इसमें टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए इनकम सोर्स चाहिए। ये तो सही बात है, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज का हम लोग यूज करेंगे तो, अगर किसी भी चीज का हम लोग निर्माण करेंगे तो खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, ये बात सही है। लेकिन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नियम के अनुसार से एक देश अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में बेच सकता है। तो इसमें कुछ देश जैसे कि चाइना है, वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हेड माना जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक सामान और सस्ता वही बनाता है। बढ़िया नहीं, वो तो कबाड़ी बनाता है। तो वो मान लीजिए वो हमारे यहाँ लाता है, तो जो चीज हम 40 रुपए बना करके तैयार करते हैं, वही चीज वो 30 रुपए 35 रुपए में बेचना स्टार्ट कर देता है। तो ये औद्योगिक का निम्न स्तर इसी से हमारे देश में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।